Hello student, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College, Gangapur City. Today will we discuss D block element part 5. हमने पार्ट 4 में ट्रांजिशन एलिमेंट के कलर के बारे में पढ़ा था, 3D एलिमेंट के, और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री, उप सहसंयोजक संख्या एंड ज्यामिति। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ये किस तरह की इनकी ज्यामिति होती है, दो तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर का जो बनते हैं इसमें यौगिक, उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उनकी दोनों की ज्योमेट्री किस किस तरह की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, किसी संकुल में केंद्रीय धातु की उपसहसंयोजक संख्या से उस संकुल की ज्यामिति और आकृति का निर्धारण होता है। यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसी से जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्ट्रक्चर का निर्धारण होता है। मतलब उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होगी कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उपसहसंयोजक संख्या। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजन बंध द्वारा कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, उस धातु की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोई धातु आयन है उससे कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ होता है, वो जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की संख्या होगी जिनसे लिगेंड जुड़ रहे हैं वो ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जैसे यदि सपोज करो एक कोई मेटल है, मेटल आयन है, उससे 4 लिगेंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। और यदि कोई मेटल आयन है उससे 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा, तो उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होगी। तो सारी जो इसकी जियोमेट्री है किसी भी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। हम यहाँ पर जो 3D एलिमेंट जो सीरीज़ चल रही है, 3D सीरीज़, उसमें 2 तरह की कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो यौगिक हैं उनकी स्टडी करेंगे, जैसे 4 और 6। मतलब 3D सीरीज़ जो एलिमेंट हैं वो 2 तरह के कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। केंद्रीय परमाणु यानी धातु आयन के संकरण के प्रकार के आधार पर उपसहसंयोजक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए संकुल की 2 आकृतियाँ होती हैं। अब देखो, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी केंद्रीय धातु परमाणु के संकरण के ऊपर इसकी ज्यामिति निर्भर करेगी। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 तरह की ज्यामिति शो करेगा जो कंपाउंड है। अगर उसमें जैसे ये संकरण के ऊपर डिपेंड करता है, एक जैसे पहला है sp3 संकरण के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और dsp2 यदि संकरण होता है तो वर्ग समतलीय मतलब प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से प्रथम श्रेणी संक्रमण धातु निकल 2 प्रकार के संकुलों का निर्माण करता है। अब यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं निकल को। निकल दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। ये हम इससे देखेंगे कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है। कोई भी कंपाउंड है उसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 है तो उसकी जो ज्यामिति है वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और यदि उसमें dsp2 है तो वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी, वर्ग समतलीय हो जाएगी उसकी आकृति। पहला हम देखते हैं निकल का। निकल टेट्राक्लोराइड आयन है, वो चतुष्फलकीय है। उसकी संरचना देखते हैं, चतुष्फलकीय किस तरह होती है। मतलब चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल उसकी संरचना है, तो उसमें संकरण कौन सा होगा? sp3। जब
तो यहाँ देखते हैं जब निकिल Na+2 धनायन के संपर्क में Cl- आयन, मतलब Cl- क्या है यहाँ पे, लिगेंड, और Na+2 क्या है, केंद्रीय धातु आयन। जो Na+2 आयन के संपर्क में Cl- जो लिगेंड है वो आते हैं तो Na+2 धनायन sp3 संकरण द्वारा हाई स्पिन चतुष्फल के संकुलों का निर्माण करता है। यानी इसके जो संकरण में आंतरिक 3D जो डी ऑर्बिटल है, यानी 3D के जो कक्षक हैं वो भाग नहीं लेते, केवल 4s और 4p के लेते हैं। इस तरह 4sp3 कक्षक बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखते हैं निकिल टेट्राक्लोराइड ऋणायन की संरचना, इसमें Na वो धनायन की संरचना, Na मतलब निकिल का होता है परमाणु क्रमांक 28, तो उसका विन्यास होता है 3d8 4s2, 3d8 4s2, और यहाँ पे 4p खाली है। Na+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 4s खाली हो जाएगा, यहाँ पे 4s 0, 4p तो पहले ही खाली था, 4s भी खाली हो जाएगा। तो यहाँ फिर जैसे ही Cl- इसके कांटेक्ट में आते हैं तो यह sp3 संकरण से 4 sp3 कक्षक बना लेता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं 1 s का और 3 p के, मतलब 4s का एक कक्षक और 3 p के 4 p के 3 कक्षक भाग लेके 4sp3 नए संकृत कक्षक बना लेते हैं। और कॉम्प्लेक्स में Cl- ये रिक्त होते हैं। अब रिक्त होने के बाद क्या करेंगे, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इन sp3 कक्षकों के साथ बना लेते हैं। इस तरह NiCl4 में 4 उप सहसंयोजक बंध बने हुए होते हैं sp3 कक्षक और Cl- के बीच में। इस तरह ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बताई गई है निकिल टेट्राक्लोराइड की। इसमें इसके चारों ओर वो जुड़े हुए हैं Cl- जो उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे इसी का हम दूसरा फॉर्म देखते हैं, दूसरी आकृति देखते हैं, वर्ग समतलीय, ये निकिल टेट्राक्लोराइड ऋणायन की। इसमें क्या होता है, जब Na+2 आयन के संपर्क में उसमें दुर्बल लिगेंड आ रहे थे, इसमें प्रबल लिगेंड आएगा। Cn- आयन जैसे प्रबल लिगेंड आते हैं इसके संपर्क में, तो उससे अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर एक रिक्त डी कक्षक उपलब्ध करवा देता है। मतलब इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल है, उसमें युग्मन हो जाता है और एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाता है और वो फिर संकरण में भाग लेता है। ऐसी स्थिति में Na+2 आयन DsP2 संकरण द्वारा एक निम्न चक्रण लो स्पिन वर्ग समतलीय संकुल का निर्माण करते हैं। निकिल टेट्रासाइनाइड ऋणायन की संरचना, साइनाइड आयन जैसे प्रबल लिगेंड के साथ निकिल निम्न प्रकार से DsP2 संकृत होकर वर्ग समतलीय संकुल बनाता है। तो यहाँ देखते हैं Ni निकिल की वही विन्यास होगा 3d8 4s2। जब यह Na+2 की फॉर्म में आता है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो 4s खाली हो जाएगा, 4p पहले से ही खाली है। अब देखो जब इसके संपर्क में ये आता है Cl लिगेंड आता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यानी पहले तो इसमें युग्मन हो जाएगा, 3D के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो उनका युग्मन हो जाएगा और एक 3D ऑर्बिटल खाली हो जाएगा और एक 3D से एक ऑर्बिटल, एक 4s से और 2 ऑर्बिटल 4p से, सभी आपस में मिलकर 4dsp2 संकृत कक्षक बना लेते हैं और ये बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। ये चारों खाली होते हैं तो ये साइनाइड अपने जो लॉन पेयर है
उससे इनमें साझा कर देता है, डोनेट कर देता है और उप सहसंयोजक बंध बना लेता है। तो NiCN4- का जो विन्यास होता है उसमें 4 उप सहसंयोजक बंध होते हैं। इस तरह इसकी आकृति वर्ग समतलीय हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। ये सारा हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फिक्स है sp3 की आकृति होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की में इसकी जियोमेट्री टेट्राहेड्रली होगी और dsp2 में वर्ग समतली होगी। तो अपन को इसका पहले हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। और एक यहाँ पर नॉर्मल जो हाइब्रिडाइजेशन से अलग है वो है लिगेंड का प्रभाव, लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है। अब अगला इसमें हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी वही 2 तरह की ज्यामिति होगी, उसको भी हम देखते हैं। उसमें है किस तरह के, वो सारा संकरण के ऊपर डिपेंड करता है। उप सहसंयोजक संज्ञा मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से सबसे अधिक संख्या में और सर्वाधिक स्थायी संकुल का निर्माण होता है। ये संकुल अष्टफल की आकृति के होते हैं और लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ये निम्न चक्रण और उच्च चक्रण वाले हो सकते हैं। ये भी दोनों तरह के स्पिन शो करते हैं। इसमें हम आयरन के संकुल का एग्जाम्पल लेते हैं। इससे पहला है इसमें हेक्सा एक्वो आयरन। थर्ड, धनायन की संरचना। जल अणुओं जैसे दुर्बल लिगेंड के साथ आयरन निम्न प्रकार के से उच्च चक्रण वाले अष्टफल के संकुलों का निर्माण करता है। अब इसमें भी 2 तरह की होंगी, लो स्पिन कंपाउंड और हाई स्पिन। तो यहाँ पर जब लिगेंड दुर्बल लिगेंड होगा तो यहाँ पर उच्च चक्रण वाले अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। अब देखते हैं कि जो आयरन है उसके परमाणु क्रमांक है 26। तो यहाँ पर इसका विन्यास होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d6 4s2। तो जब Fe+3 की फॉर्म में होगा ये, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन Fe में इससे निकल जाएंगे s2 से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल जाएगा। अब यहाँ पर 3d5 और 4s 4p और 4d एकदम खाली हैं। फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। इसमें 1 s का 3 pk और 2 dk कक्षक भाग लेते हैं। अब ये उच्च चक्रण है, उच्च चक्रण में क्या होगा कि आंतरिक d भाग नहीं लेगा। इसका जैसे 4s है तो 4p और 4d भाग लेगा। अगर 3d भाग लेता है तो वो हो जाएंगे निम्न चक्रण वाले कंपाउंड, लो स्पिन। और वो होगा प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में। यहाँ पर ये दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार कर रहा है वाटर का जो मॉलिक्यूल है। अब FeS2O6 का जो विन्यास हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, 6 तो इनके पास sp3d2 ऑर्बिटल हो जाएंगे संकृत कक्षक। उनसे 6 जो H2O के मॉलिक्यूल हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे और एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार FeS2O का होल 6+3 की जो संरचना है वो एक ऑक्टाहेड्रल होगी। इसमें 4 जो वाटर के अणु हैं वो एक प्लेन में होंगे और एक ऊपर और एक नीचे होगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं कि यदि आयरन से कोई प्रबल लिगेंड कांटेक्ट करता है तो क्या होता है। हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड इसका एग्जाम्पल है। साइनाइड जैसे प्रबल लिगेंडों के साथ भी आयरन संकुल तो अष्टफलकीय ही बनाता है। मतलब इसकी आकृति तो ज्यामिति तो अष्टफलकीय ही होगी, लेकिन वे संकुल निम्न चक्रण वाले होता है। निम्न चक्रण होता है तो क्या होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें 4d की जगह 3d एलिमेंट 3 जो ऑर्बिटल है वो भाग लेते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे जो प्रबल लिगेंड है धातु आयन के कांटेक्ट में आता है तो 3d जो ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और
कुछ एक दो जो डी ऑर्बिटल है वो खाली हो जाते हैं और वो फिर हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं, जिनमें n-1d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होकर भीतर के d कक्षकों को संकरण के लिए उपलब्ध करा देते हैं। अब देखो यहाँ Fe+3 का जो विन्यास है 3d5 और ये 4s 4p और 4d खाली हैं। अब Fe+3 का निम्न चक्रण में विन्यास क्या होगा, इसमें युग्मन हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों से पेयरिंग कर लेंगे और इसमें अब एक युग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए खाली एकदम खाली जो ऑर्बिटल है वही चाहिए और वही संकरण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर 3d से 2 ऑर्बिटल, एक 4s से और 3 4p से, ये आपस में मिलकर 6d2sp3 संकरण बना लेते हैं। और ये जो वैकेंट 6d2sp3 संकरण हैं, इनमें साइनाइड अपना लोन पेयर डोनेट करके इनके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेता है और वही ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इसकी बन जाती है। इस तरह ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे निम्न चक्रण, लो स्पिन, क्योंकि इसमें इनर n-1 वाला जो D है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इस तरह कुछ ये एग्जाम्पल हैं, उनके कोऑर्डिनेशन नंबर और उनकी ज्योमेट्री दिखाई गई है 3D एलिमेंट की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।